गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंदर हमने लास्ट क्लास में मध्यस्थ को चुनौती के आधारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 13 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसे हम 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होगा कि मध्यस्थ है उसको चुनौती है, मध्यस्थ को चुनौती देने के लिए पक्षकार है वो स्वतंत्र होते हैं। और सेकंड पॉइंट कि इस अधिनियम के आधार पर या इस अधिनियम के अंदर मध्यस्थ को चुनौती देने की क्या प्रक्रिया बताई गई है। तो हम पहले यहाँ मध्यस्थ को चुनौती देने की पक्षकारों की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम है वो पक्षकारों के संविदा करने के बाद उनके द्वारा तय किए गए या उनके द्वारा बताए गए आधारों पर ही मध्यस्थ को नियुक्त किया जाता है। तो मध्यस्थ है उसको जब नियुक्त किया जाता है तो पक्षकार पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं कि यदि पक्षकार मध्यस्थ के द्वारा दिए गए निर्णय से खुश नहीं हैं या उसके द्वारा दिए गए पंचाट से सहमत नहीं होते हैं तो वो उसे किसी भी आधार पर चुनौती दे सकते हैं। ऐसा पक्षकार जब मध्यस्थ को नियुक्त किया जाता है उस वक्त दोनों पक्षकार करार कर सकते हैं कि मध्यस्थ है उसे धारा 13(1) में किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। उन आधारों को ध्यान में रखते हुए ही पक्षकार हैं वो मध्यस्थ को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और जब दोनों पक्षकार उस बिंदु पर सहमत हो जाते हैं जिस पर मध्यस्थ को चुनौती दी जानी है, तो उस पर पक्षकार के कहने पर मध्यस्थ है वो अपने पद से हट जाएगा। ये तो थी पक्षकारों द्वारा तय किए गए बिंदुओं के आधार पर मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया। इसके अलावा यदि पक्षकार हैं इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते हैं तो उन्हें अधिनियम के द्वारा जो बताई गई प्रक्रिया है उसके आधार पर भी मध्यस्थ को चुनौती दी जा सकती है। तो अब हम देखते हैं कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में यदि पक्षकारों ने कोई करार नहीं किया है कि किन आधारों पर मध्यस्थ को चुनौती दी जा सकती है, जो कि 13(1) में बताए गए हैं, वो ग्राउंड्स उन्होंने तैयार नहीं किए हैं, वहाँ पर मध्यस्थ है वो मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष आवेदन करके मध्यस्थ को चुनौती दे सकता है। मध्यस्थम अधिकरण के अंदर उन्हें आवेदन है वो कब करना होगा, जब ऐसे मध्यस्थम अधिकरण का गठन कर लिया जाता है या धारा 12(3) के अंदर पक्षकारों को धारा 12(3) में बताए गए ग्राउंड्स के आधार पर पक्षकारों को किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो वो 15 दिन के भीतर ऐसी जानकारी प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। 12(3) में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या ग्राउंड से जहाँ पर मध्यस्थ है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्यवाही नहीं करता है या पक्षकारों के साथ उसकी कोई शत्रुता है, कोई संबंध है, कोई रिश्तेदारी है, कोई मित्रता है, तो वहाँ पर पक्षकार है वो मध्यस्थ को चुनौती दे सकते हैं। और यदि कोई धन संबंधी लाभ प्राप्त किया है तो वहाँ पर भी मध्यस्थ को चुनौती है वो दी जा सकती है। इन आधारों की जानकारी होने के बाद ही मध्यस्थ को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त होता है और जहाँ पक्षकार को ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाती है उसके 15 दिन के भीतर ही मध्यस्थ को आवेदन करना होता है। तो यहाँ पर चुनौती है वो 2 आधारों पर दी जा सकती है, या तो पक्षकार ने करार कर रखा है या अधिनियम के अंदर जो उपबंध बताए गए हैं उनके अधीन रहते हुए मध्यस्थ की प्रक्रिया को चुनौती दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि मध्यस्थ को चुनौती के विनिश्चय है वो किस प्रकार किया जाना चाहिए। जहां मध्यस्थम अधिकरण के अंदर पक्षकारों के द्वारा आवेदन कर दिया जाता है तो मध्यस्थ के पास विकल्प है कि वह या तो स्वयं अपने पद से हट जाए या दूसरा कि पक्षकार उस चुनौती से सहमत हो जाता है तो
उसका अर्थ यह लिया जाएगा कि दोनों पक्षकारों ने मध्यस्थ को चुनौती देना स्वीकार कर लिया है। जहाँ की एक पक्षकार के द्वारा मध्यस्थम अधिकरण में आवेदन किया गया है, दूसरा पक्षकार उससे सहमत नहीं होता है, तो चुनौती का आधार है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन एक पक्षकार के द्वारा आवेदन किया गया और दूसरा पक्षकार भी उस चुनौती के आधार से सहमत हो जाता है, तो मध्यस्थ है उसे अपने पद से हटना होगा और मध्यस्थ है उसे अपने पद को त्याग करना पड़ेगा। चुनौती यदि स्वीकार कर ली जाती है तो उसका क्या परिणाम होगा? मध्यस्थम अधिकरण के द्वारा यदि पक्षकारों के द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है तो मध्यस्थ को अपने पद से हटना ही होगा। अब बात करते हैं कि जहां चुनौती असफल हो जाती है, यानी मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष आवेदन किया गया, पक्षकारों के द्वारा आवेदन किया जाता है, मध्यस्थम अधिकरण उन बिंदुओं की जांच करता है जिनके आधार पर मध्यस्थ है उसे हटाया जाना है। तो वहाँ पर यदि मध्यस्थम अधिकरण है ऐसा कोई ग्राउंड नहीं पाता है, ऐसा कोई तथ्य है उसे सत्य नहीं पाता है, तो वो धारा 13(4) के अंदर मध्यस्थम अधिकरण है उसके आवेदन को विफल कर सकता है और मध्यस्थ को अपनी प्रक्रिया को चालू रहने के लिए कह सकता है। मध्यस्थ उसको मानते हुए पक्षकारों के विवाद का विनिश्चय करेगा और अपने द्वारा कोई निर्णय या कोई डिक्री है वो जारी करेगा। लेकिन मध्यस्थ है उसके पंचाट को चुनौती दी जा सकती है। जहाँ ये मध्यस्थम अधिकरण है उसके समक्ष आवेदन किया गया और पक्षकार है मध्यस्थ के द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत नहीं है, उसके द्वारा दिए गए पंचाट से वो सहमत नहीं है, वहाँ पर उसे पक्षकारों को ये अधिकार होता है कि वो धारा 34 के अंदर मध्यस्थ के द्वारा दिए गए पंचाट को अपास्त कराने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। न्यायालय यहाँ पर क्या करेगा? न्यायालय यहाँ पर उन बिंदुओं की जांच करेगा जिनके आधार पर मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष आवेदन किया था। यदि वो उनको सत्य पाता है तो मध्यस्थ के द्वारा दिए गए निर्णय से पक्षकार है वो बाध्य हो जाते हैं और उनके द्वारा दिए गए निर्णय को उन्हें मानना ही पड़ता है। लेकिन जहां मध्यस्थ है उस मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष किए गए आवेदन को न्यायालय स्वीकार कर लेता है, वहां पर उसको ये आदेश प्राप्त हो जाता है, तो वो न्यायालय है मध्यस्थ के द्वारा दिए गए पंचाट को अपास्त कर सकता है। धारा 13(6) में बताया गया है कि मध्यस्थ है उसे क्या फीस है वो संदाय की जाएगी। तो जहाँ पर न्यायालय है वो पंचाट को अपास्त कर देता है, तो न्यायालय ही ये तय करेगा कि मध्यस्थ है उसे फीस का भुगतान है वो किया जाए या न किया जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं धारा 13 के अंदर कि मध्यस्थम को चुनौती देने की प्रक्रिया है वो किन किन आधारों पर की जा सकती है, उस प्रक्रिया का किस प्रकार से